हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका इस नॉलेज से भरपूर वीडियो में। लेकिन ये नॉलेज से भरपूर तभी होगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और ये आपके काम आएगी। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इससे पहली वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज हम फिर से बात करते हैं जीन पियाजे की, लेकिन किससे संबंधित? नैतिक विकास से संबंधित में, ठीक है। क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो पहले जीन पियाजे ने दिया था और उसके बाद उसको अपडेट करके कोलबर्ग ने इसको मॉडिफाई करके एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि आप अक्सर पढ़ते हो, ठीक है। तो अब पहले बात कर लेते हैं हम नैतिकता के बारे में, नैतिक विकास के बारे में क्या चीजें होती हैं। देखो, जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, और समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, कुछ मानदंड, कुछ आदर्श, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और हर इंसान को उनको फॉलो करना पड़ता है। और यही सारे जो कायदे कानून होते हैं, इनके अनुरूप व्यवहार करना ही क्या होता है? नैतिकता। अगर कोई व्यक्ति इनके अनुरूप व्यवहार नहीं करता तो वो अनैतिक, और जो व्यवहार करता है इनके अनुरूप वो नैतिक, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो मापदंड होते हैं, आदर्श होते हैं, इनको पूरा करने के लिए मनुष्य बाध्य होता है, लेकिन उसको जोर बहुत पड़ता है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा था, जो सिद्धांत दिया था, उसमें भी इन्होंने इन्हीं की कंडीशंस बताई हैं अलग अलग, कि कौन सी अवस्था में व्यक्ति कैसे कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो जन्म के समय ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक। आपको पता है, जो बालक है वो समाज के साथ साथ धीरे धीरे सीखता रहता है उनके कायदे कानून, और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है, और वहीं से उसे सही और गलत का बोध होता है। बचपन में आपको पता है, एक बालक है, उसे सही और गलत की बिल्कुल कोई पहचान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समाज के साथ वो अनुकूलन करके उस सही गलत का बोध कर लेता है। अब कुछ चीजें आती हैं नैतिकता की, अगर हम बात करें तो पहली चीज, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जो मीट खाना है वो एक समाज में, मांस खाना वो पाप है, अनैतिक है, और दूसरे ही समाज में मांस खाना वो जरूरी है और कोई पाप वाप नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी समाज में आप बात करो, लेकिन वो सब जगह नैतिक ही होती हैं। जिसमें कि हम पहली बात जान सकते हैं कि आपको पता है, झूठ बोलना पाप है, वो अनैतिक होता है, और सत्य बोलना चाहिए हमेशा। ये जो बातें हैं ये हमेशा हर समाज के लिए एक जैसी होती हैं। अनैतिक और नैतिक बातें सभी समाज में सेम तरह से लागू होती हैं कुछ, ठीक है। तो ये हम समाज के हिसाब से अलग अलग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो नैतिकता है वो अर्जित व्यवहार है कि वंशानुगत या जन्मजात। तो आप कह सकते हो कि जो नैतिकता है वो कैसा व्यवहार हुआ? अर्जित, क्योंकि बालक जो है वो समाज से उस चीजों को ग्रहण कर रहा है, सीख रहा है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, जो जीन पियाजे जी थे, उन्होंने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांट दिया है। आपने नैतिक विकास का सिद्धांत सिंपल उसमें पढ़ लिया होगा, लेकिन इनकी 3 अवस्थाओं के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है आपका, देखो, नैतिक यथार्थता, समझे। नैतिक यथार्थता का मतलब क्या होता है? मोरल रियलिज्म। तो मतलब ये जो अवस्था होती है बालक की, वो कितने से वर्ष तक चलती है? आप उसको 8 वर्ष तक मान सकते हो। जन्म से 8 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, और इस अवस्था को आप विवशता की नैतिकता भी कह सकते हो। विवशता की नैतिकता, ठीक। अब विवशता की नैतिकता हमने इसे क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो नैतिक निर्णय होते हैं वो बालक अपने आप निश्चित नहीं करता, उनको निश्चित करने वाले होते हैं उसके बड़े अधिकार संपन्न व्यक्ति, बुजुर्ग या सामान्य व्यक्ति, कोई भी, कि जो बड़ों ने कह दिया, जिस बात पर हमें दंड मिला है तो यानी कि हमने गलत किया है, जो बड़ों ने कहा है वो सही है, और जो जिस बात के लिए हमें दंड मिला है वो गलत है। यानी कि उनके लिए यहाँ पे जो काम होते हैं या तो वो बिल्कुल सही होते हैं या फिर वो बिल्कुल गलत होते हैं। हाँ भाई, ये सत्य है और ये असत्य है, उसके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये कार्य सही हो सकता है मेरे नजरिए से, ऐसा कुछ नहीं है। नियम निश्चित कौन करता है? बड़े लोग। व्यवस्था की नैतिकता, या फिर हम बोल सकते हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी, ठीक है। और या फिर आप इसको बोल सकते हो मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, विवशता की नैतिकता, या फिर इसको हम बोलते हैं स्वनैतिकता, ठीक है, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ आप इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हो,
उस तरीके से, ठीक है। व्यवस्था की नैतिकता यानी कि वो दूसरों के बनाए हुए नियमों के अधीन कार्य करने के लिए मजबूर है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है नैतिक समानता। यहां से कुछ चीजें निकलेगी ये और ज्यादा क्लियर होगी, यहां से कुछ चीजें निकलेगी ये और ज्यादा क्लियर होगी। तो नैतिक समानता की बात अगर हम करते हैं तो नैतिक समानता में किस चीज पर अधिक जोर दिया जाता है? समानता पर, ठीक है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, यानी कि वो जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स मतलब कि जो हमउम्र साथी होते हैं, यानी कि समवयस्क साथी, ठीक है। हम उम्र जो बालक होते हैं, और ये कितने वर्ष तक चलती है? 8 से 12 वर्ष तक आप इसका टाइम पीरियड मान सकते हो। कौन सी अवस्था हो गई ये? आपकी बाल्यावस्था, ठीक है। जो हम उम्र ग्रुप, ये पीयर ग्रुप्स हैं आपके, उस सभी में ये वाली नैतिक समानता का गुण पाया जाता है। और ये किस चीज पर फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं कि न्याय के जो अभी नियम आधारित हुए थे आपके, उनको उनकी व्याख्या करने में, नैतिक मूल्यों की व्याख्या करने में, नैतिक नियमों या मूल्यों की व्याख्या करने पर इनका जोर अधिक होता है, ठीक है। ये आप इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नैतिक नियमों या मूल्यों की व्याख्या करने पर ये अधिक ध्यान देते हैं इस अवस्था वाले। आपने देखा होगा कि जो इस वर्ष के बालक हैं, इस अवस्था वाले, वो अगर कोई खेल खेलते हैं तो अधिक समय वो किस चीज पर व्यतीत कर देते हैं? हाँ भाई, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बॉल तेरे बैट से लगी है, तू कैच आउट है नहीं है, ठीक है। दूसरा कहता है अरे नहीं हूं, तो मतलब किस चीज पर? नियम कायदे कानून पर झगड़ रहे हैं वे, उसके जो नियम बनाए गए हैं उन पर। आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, ये फाउल है ये नहीं है, तो इन सब चीजों पर ये बच्चे लड़ते हुए देखे जाते हैं और इन्हें खेल के नियमों का ज्ञान हो जाता है। और ईमानदारी जो आपका गुण है वो सबसे ज्यादा मेन गुण है इस अवस्था का, कि वे जोर देते हैं सभी ईमानदारी पर, नियमों को बनाए रखने पर जोर देते हैं बच्चे। आपने देखा होगा जो इस एज के बालक हैं वो बिना किसी नियम कायदे कानून के कुछ भी खेल रहे हैं, लूडो खिला लो ना कैरम बोर्ड खिला लो, कुछ भी गेम, उनके कोई कायदे कानून नहीं है, बस खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, सीख रहे हैं वो। लेकिन इस वाली एज में क्या है, उसके पास नियम कायदे कानूनों को पता है, नैतिक नियमों की वे व्याख्या करने पर अधिक जोर देते हैं। इनका ये जो समय है वो इसी चीज में अधिक बीतता है, ईमानदारी पर, ठीक है, कि ये सही है ये गलत है। अब वो उन नैतिक नियमों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर नैतिक नियम बड़ों ने बनाए थे, उन्हें जबरदस्ती मानना है, यहाँ पर वे व्याख्या कर रहे हैं, ठीक। अब तीसरी आती है नैतिक सापेक्षता, यानी कि मोरल रिलेटिविज्म, ठीक है। नैतिक सापेक्षता का मतलब क्या है? आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये 12 वर्ष से शुरू होकर आगे तक चलती रहती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये नैतिक चिंतन का सबसे उच्चतम स्तर है, विवेक का सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। विवेक का या नैतिक चिंतन का, विवेक या नैतिक चिंतन का सबसे उच्च स्तर है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं यहाँ पर, तो क्या होगी कि जो बालक है, अभी मैंने बताया था यहाँ पर हेटेरोनोमस मोरालिटी थी, उसे सिर्फ या तो ये पता है कि ये सही है या ये गलत है, ठीक है। टेबल बना दी उसने, ये जिस पर दंड मिला वो सही, जिस पर दंड नहीं मिला, शाबाशी मिली, वो अच्छा काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो खुद सोचने लगता है, खुद के अनुसार सामाजिकता के हिसाब से देखने लगता है कि कौन सी चीज सही हो सकती है और कौन सी चीज गलत हो सकती है। नियमों को स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या करने लगता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नैतिक नियमों या मूल्यों की व्याख्या कर रहा था, तो इसका मेन गुण क्या है इस अवस्था का? इस अवस्था का सबसे मुख्य गुण है कि वो नैतिक नियमों या मूल्यों की व्याख्या ना करके नैतिक कार्यों की व्याख्या कर रहा है, नैतिक कार्यों की व्याख्या, ठीक है। अब नैतिक कार्य क्या है? नैतिक कार्यों की व्याख्या। अब यहां देखो, आप दोनों चीजों में अंतर समझो। यहाँ पे जो नियम बनाए हुए थे वो सब चीजों की, नियमों की व्याख्या कर रहा था, यहाँ पर नैतिक कार्यों की। अब एक चीज है कि मतलब कि उसने कोई गलत काम किया लेकिन वो उसकी नजरों में सही था, तो उसको स्पष्ट करेगा, अपने तर्क देने की कोशिश करेगा कि जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही कार्य था और जो आप बता रहे हो मैं उसमें गलत नहीं हूं, ठीक है। तो अब वो सही और गलत कार्यों का निर्धारण के आधार पर कर रहा है कि जो उसके तर्क और तर्क के आधार पर नैतिकता का निर्धारण कर रहा है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे ने दिए थे तीनों के तीनों अवस्थाएं इसकी नैतिक विकास की।
और इसके बाद इनको अपडेट करके कोलबर्ग ने इसकी और अवस्थाएं दी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके लिए आप अगली वाली वीडियो को जरूर देखिए, उसका इंतजार कीजिए, वो भी आपको इसके तुरंत बाद मिलेगी। ठीक है, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इसके ऊपर मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा इस वीडियो के बाद, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगी तो उसको भी आप जरूर देखना। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और जो नए लोग हो वो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बॉयकॉट चाइना।